हमने सबसे पहले करा था क्या, बोन्स को कंप्लीट करा, स्केलेटन को कंप्लीट करा और जॉइंट्स को कंप्लीट करा। और हमने ये बात वहां भी समझ ली थी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए दोनों स्ट्रक्चर्स का एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में काम करना जरूरी है, स्केलेटन एंड मसल्स। ठीक है, तो स्केलेटन की तो बात हो गई। इंडिपेंडेंटली स्केलेटन आपका लोको या मूवमेंट एंड लोकोमोशन नहीं करा सकता, और ऐसे ही इंडिपेंडेंटली आपका मसल्स बॉडी को लोकोमोट या मूवमेंट नहीं करा सकता। तो दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मूवमेंट की, कि ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट कितने टाइप का होता है। देखो, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। एक तो ये सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि मूवमेंट लिविंग बीइंग का ही फीचर है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मूव करती, पहली बात। एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल एज वेल एज प्लांट दोनों आपका मूवमेंट शो करता है, लेकिन अगर लोकोमोशन की बात आएगी तो सिर्फ हम एनिमल्स बोलेंगे। प्लांट्स कैन नॉट लोकोमोट। लोकोमोशन का मतलब क्या था, जो अपना पोजीशन चेंज करे। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मूव कर सकता है, करता है। एंड एनिमल्स के केस में हमें एक वर्ड और ऐड कर लेना है, एनिमल्स कैन लोकोमोट। ये वर्ड भी आपको याद रखना है। ठीक है, एंड अब देखो यहाँ एक जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर आप बचपन से देखते आ रहे हो, है ना। तो इसमें इनका जो साइटोप्लाज्म होता है दैट आल्सो शो अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट। इसमें भी एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, मतलब इनका जो सेल है, ये अपन इनका शेप फिक्स होता नहीं है, वो भी एक स्ट्रीम की तरह उनका जो लिक्विड कंटेंट या प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर पैक्ड है दैट आल्सो शो अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट। वो भी मूव कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि सेल के अंदर सारा प्रोटोप्लाज्म स्टैग्नेंट है। जैसे हम किसी कंटेनर में वाटर रख दिया तो वो स्टैग्नेंट बॉडी है, वो स्टैग्नेंट रहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, दैट शोज अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट। इसका पर्पस क्या है, क्योंकि आपको ये बात अभी आगे पढ़ोगे कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, है ना। अब ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इनके कोई सेल ऑर्गेनेल मान लो यहाँ पे है और उसका मटेरियल यूज होना है इस पॉइंट ऑफ द सेल पर, तो वो यहाँ से यहाँ कैसे आएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई एक मूवमेंट का मोड चाहिए। तो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट से थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म या थ्रू आउट द सेल मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या जहां पे रिक्वायरमेंट है उधर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसे हम वर्ड देते हैं इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को, दैट इज द साइक्लोसिस। क्या बोलेंगे, साइक्लोसिस। याद रखना इसको, इस टर्म को। इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट के लिए वर्ड क्या लिखते हैं, साइक्लोसिस। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो शो मूवमेंट, दैट इज अ साइक्लोसिस। देखो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में थोड़ा सा ध्यान से देखना, डायरेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इनका ये साइटोस्केलेटन दिखाया है, फूड वैक्यूल्स दिखाए हैं, स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ये अपना इंजेशन इजेशन सब कुछ लगभग फिजियोलॉजी इसी की मदद से करता है। तो ये सबसे सिंपल मेथड ऑफ द मूवमेंट है पूरे एनिमल किंगडम में। अगर एनिमल्स की बात करें तो सिंगल सेल्ड एनिमल से छोटा कोई है नहीं, है ना, फिर उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। अब देखो नेक्स्ट एक आपका दूसरा एग्जांपल देखो, डाइवर्सिटी कितनी है मूवमेंट की। दूसरा एक एग्जांपल लिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। ये कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको अलग अलग एनिमल्स में देखने को मिलेगा। सीलिया जैसे पैरामीशियम की बॉडी पर आप ये हेयर जैसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, दीज आर द फाइन आउटग्रोथ्स ऑफ सेल एंड दे शो रिदमिक वाइब्रेशन। एक रिदमिक वाइब्रेशन शो करता है एंड अपने उस जिस मीडियम में ये सीलिया पैरामीशियम होता है एंड देन दैट क्रिएट अ प्रेशर एंड वो उसकी मदद से वो मूव करता है या अपना पोजीशन चेंज करता है, लोकोमोट करता है। तो सीलियरी मूवमेंट इसको बोला जाता है। एंड सीलियरी मूवमेंट इज शोज बाय पैरामीशियम। जिसके पास सीलिया होगा वही सीलियरी मूवमेंट शो करेगा, वो पैरामीशियम है। ऐसे एक आपका दूसरा एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना के पास एक ऐसा ही सेल का आउटग्रोथ, जिसे हम ये थोड़ा सा बड़ा आउटग्रोथ होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ये सारे स्ट्रक्चर सभी सेल वाले जो आपका यूनिट है उधर पढ़ेंगे। तो फ्लैजिला की मदद से जब ये मूवमेंट करे दैट आल्सो शो अ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन
एक्वेटिक हैं, तो वाइब्रेशन जब भी पानी में करेगा तो वो थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसकी मदद से वो मूव करता है। ऐसे आपने ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा है, ये थोड़ा सा देखो, ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम और यूग्लिना और अमीबा, इंक्लूडिंग अमीबा, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अब हाइड्रा की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर है, बट टिश्यू लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, बट दे हैज टेंटिकल्स, आउटग्रोथ ऐसा कुछ होता है, एंड इस टेंटिकल्स की मदद से ये अपना मीडियम में मूव करता है, अपने फूड को कैप्चर करता है, तो इनके पास इसकी मदद से मूवमेंट है। अब दोनों का कंपैरिजन देखने के बाद तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा आपका ह्यूमन बीइंग के लिए स्टेटमेंट है, मूवमेंट, ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम, जॉ, आईलिड, टंग एटसेट्रा, ये हम सब मूव कर सकते हैं। हाँ, आप वो 6 लिम्स का मूवमेंट की मदद से हम साइकिलिंग करता है, जो कोई साइकिलिंग करना चाहता है तो किसकी मदद से करेगा, जब भी आपका लिम्स का मूवमेंट होगा। आपको कुछ खाना है तो जॉ का मूवमेंट कराना है, इधर उधर देखना है तो आईलिड का मूवमेंट है, एंड देन आपको कुछ बोलना है तो आप क्या मूव करेगा, टंग, एंड देन आप समझदार हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका बॉडी ऐसा कई मूवमेंट्स हो करता है, बहुत सारे मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन दिस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट, जैसे आपको वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, क्लाइंबिंग करना है, फ्लाइंग करना है, एंड दिस वन इज द स्विमिंग। तो इसमें से जो तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है, मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन, आप बॉडी को मूव कराते हो, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स मूव करते हैं, एंड देन आपका बॉडी पोजीशन चेंज करता है। सम ऑफ मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस, कुछ मूवमेंट की का जो रिजल्ट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, चेंज ऑफ प्लेस या फिर लोकेशन। सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। इन सभी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन बोलेंगे। जब तक आपका पोजीशन या लोकेशन नहीं चेंज हो रहा है तब तक आप लोकोमोशन नहीं बोल सकते। जैसे मैं दिन भर खड़े होकर यही हाथ गोल गोल घुमाता रहूं तो मेरा लोकोमोशन नहीं हो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है, बट हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। देखो, मूवमेंट की वजह से ही ये लोकोमोशन पॉसिबल है, और विदाउट, अगर आप ये सोचो कि हम मूवमेंट ना कराएं और हमारा बॉडी लोकोमोट कर जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड not to be different from those affecting other type of movement. For example, in paramecium, cilia help करता है movement में of food through the cytopharynx or in the locomotion as well. Means ऐसा नहीं कि जो इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ लोकोमोशन ही करवाता है, इसके अलावा भी उनके रोल्स होते हैं। जैसे इधर आपका पैरामीशियम का एग्जाम्पल है, तो इसको बोला जाता है, इनका जो आप देख रहे होगे ये स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है साइटोपाइग। एक्चुअली साइटोपाइग नहीं, इसको बोलेंगे साइटोपाइग। ये रहा, ये एज अ आपका इनका हो जाता है क्या, एनस की तरह काम करता है। ये आपका इनका माउथ की तरह काम करता है। तो जो भी इनके फूड पार्टिकल्स एंटर करने होते हैं तो यहाँ की सीलिया वाइब्रेट करके इनके फूड को कैप्चर करती है, एंड देन यहाँ फूड वैक्यूल, एंड देन ये आपके इनके सेल में ये ऐड ऑन होता है, एंड देन फूड वैक्यूल का आपको पता है जैसे अमीबा में डाइजेशन, लाइसोसोम उसको ब्रेक करेगा एंड वेस्ट प्रोडक्ट को वो इनके इस साइटोपाइग से बाहर कर देता है। तो ये थोड़ा सा आपको दो बातें याद रखनी है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या मूवमेंट जो आपकी बॉडी में पॉसिबल कराता है वो सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पे वर्ड है ये आपका जो माउथ के लिए लिखते हैं, दैट इज द साइटोफेरिंग्स। माउथ के लिए जो वर्ड लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोफेरिंग्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। साइटोपाइग एंड साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स इज एक्ट एज अ माउथ एंड साइटोपाइग एक्ट एज अ एनस ऑफ द पैरामीशियम। ये पैरामीशियम के केस में है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर देखो, सीलिया के लिए हम क्या बोलते हैं, cilia is the locomotory structure of paramecium, but it also helps in ingestion of food material या intake of food material in case of paramecium। तो पैरामीशियम अगर आप वो फूड इंजेस्ट करना चाहता है, फूड कैप्चर करना चाहता है, तो उसको इसी सीलिया की मदद से ही करना होगा। अब आपके पास आपका फोर लिम्ब है या हाइंड लिम्ब है,
तो क्या हम सिर्फ वॉकिंग रनिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं? नहीं। आपको किसी को किक करना है तो किससे मारोगे? आपके हाइंड लिम्ब से ही किक करोगे। तो वो भी आपका मूवमेंट तो नहीं, लोकोमोशन तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ ये आपके इसके अलावा भी कुछ रोल्स प्ले करते हैं। तो सिर्फ लोकोमोटरी ऑर्गन लोकोमोशन में ही मदद नहीं करता। सीलियरी मूवमेंट इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये बढ़िया एग्जांपल है, ये ध्यान रखना। आपका जो ट्रैकिया है उधर उसकी इनर सरफेस पर हमने सीलिया की बात की थी, एंड देन दैट आल्सो शो अ सीलियरी मूवमेंट। वहां भी वो सीलियरी मूवमेंट होता है जब हम कुछ क्या खा लेते हैं, क्या इनहेल कर लेते हैं। खाएंगे तो क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अगर हमारा एयर पोल्यूटेड है या कुछ ऐसा डस्ट है, कुछ ऐसा है जो हमारी बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर वो एंटर करता है तो वो सीलिया हमारा उसको रिपेल करता है बाय द सीलियरी मूवमेंट, और वो आपका वो रिजल्ट क्या आता है, कफिंग, वो खांसी आना, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सीलिया। ट्रैकिया की सीलिया मूव कर रही है, एक्सपेल आउट कर रही है उन सभी डस्ट को या हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो बॉडी को नहीं चाहिए या बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो सीलियरी मूवमेंट ऐसा नहीं सिर्फ आप ये सोचो कि पैरामीशियम में ही होता है, हायर एनिमल्स में भी होता है जहां जरूरत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाइड्रा कैन यूज टेंटिकल फॉर द कैप्चरिंग ऑफ इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर द लोकोमोशन। हाइड्रा देखो लोकोमोशन के लिए अपने टेंटिकल्स का यूज करता है, इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। तो ये टेंटिकल्स के लिए यूज करता है अपने मीडियम में अपना पोजीशन चेंज करने के लिए। उसके साथ साथ इसका यूज करता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए भी। जो इनका प्रे होता है, प्रे मतलब जो शिकार होता है जिसको इनको खाना होता है, उसको भी पकड़ना होता है तो वो टेंटिकल्स की मदद से ही पकड़ के खा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे, we use limbs for change in body postures and locomotion as well। आपको अपना बॉडी का पोस्चर चेंज करना है तो किसकी मदद से चेंज करोगे? अपने लिम्स की मदद से ही चेंज करते हो, है ना। कि आपको बैठना है, बेंड होना है, तो आपका लिम्स ही मदद करता है। तो लिम्स की मदद से सिर्फ लोकोमोशन ही नहीं पॉसिबल है, और भी हम बहुत सारे बॉडी में चेंजेस करवा सकते हैं। अब ये ऊपर जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे, अब observations suggest that movement and locomotion cannot be studied separately। जो भी हमने एग्जांपल देखे वो मूवमेंट एंड देन लोकोमोशन का रिजल्ट है। जैसे कैप्चरिंग ऑफ द फूड, तो उसमें तो लोकोमोशन नहीं होगा बट मूवमेंट तो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जैसे हम बॉडी का पोस्चर चेंज करें तो उसमें हमारा लोकोमोशन तो नहीं हो रहा है बट मूवमेंट तो हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी हमने ऑब्जर्वेशंस देखे हैं उससे ये कह सकते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट को हम अलग अलग नहीं हम पढ़ सकते, एक साथ ही हमें देखना होगा। हाँ, दूसरी बात ये भी दिमाग में रखनी है कि अगर आपको लोकोमोट करना है तो विदाउट मूवमेंट तो वो भी नहीं हो सकता। मैं कहूँ कि आपके पैर हाथ नहीं हिलने चाहिए और आप यहाँ से उठो घर पहुँच जाओ, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, मीन्स एक साथ हमें ही समझना होगा। The two may be linked by the starting that all locomotions are movements but all movements are not लोकोमोशंस। ये आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। जैसे कि भाई सारा मूवमेंट का रिजल्ट तो लोकोमोशन नहीं होगा। जैसे मैं अभी बैठ के यहाँ ऐसे करके बैठ गया तो ये तो मूवमेंट तो हो गया, लेकिन लोकोमोशन तो नहीं हुआ। अब मैं यहाँ से उठूँ वहाँ तक चला जाऊँ तो मूवमेंट भी होगा और लोकोमोशन भी होगा। मतलब उस दौर में जो मूवमेंट हमारा बॉडी कर रहा है, जो स्ट्रक्चर्स करेंगे, तो वो उसका रिजल्ट क्या होगा? लोकोमोशन होगा, है ना। तो लेकिन इस मूवमेंट का रिजल्ट लोकोमोशन नहीं हुआ, है ना। तो यही बात लिखा है कि सारे जो लोकोमोशंस हैं उनके लिए मूवमेंट जरूरी है, लेकिन सारा मूवमेंट की वजह से लोकोमोशन नहीं हो सकता। बैठ के आप किसी को गालियां बकते रहो, जो आपकी मूव करती रहेगी, लेकिन लोकोमोशन तो नहीं होगा। होगा क्या? एग्जाम्पल बहुत सही है एकदम। या घर पे बैठ के ऑर्डर देते रहो, मम्मी ये लाओ, मम्मी वो लाओ, और चबा चबा के खाते रहो, है ना। उधर सारा आपका बॉडी पार्ट्स लगा है, हाथ से उठा के खाने में, मुंह से जॉ बोन चबाने में, पेरिस्टालिसिस मसल्स कर रही है, मूवमेंट चल रहा है, लेकिन लोकोमोशन के नाम पे कुछ नहीं। यही सबसे गलत बात है। लोकोमोशन जरूरी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ठाक से करो, नहीं तो फिर क्या होगा वो आप समझ रहे हो।
लोकोमोशंस आर जनरली फॉर द सर्च ऑफ फूड। अब देखना, अब आपको ना थोड़ा सा इसकी जरूरत तब पड़ेगी, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे, है ना, एवोल्यूशन पढ़ोगे, कई चैप्टर्स में ये स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। लोकोमोशन का एक्चुअली जो इन जनरल जो जरूरत है, दैट इज द क्या, पहला स्टेटमेंट याद करो, सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, दूसरा मेट, तीसरा सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, एंड नेक्स्ट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, या फिर escape from enemies and predators। ये पर्पस है, बायोलॉजिकल पर्पस ऑफ द लोकोमोशन है। बायोलॉजिकली जो हमारा कोई पर्पस अगर कहा जाए लोकोमोशन का, इतने पर्पस है। क्या, जितने भी एनिमल्स हैं सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं। क्या है, सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, तो उनको अपना फूड सर्च करना पड़ता है भाई, उनको प्लांट्स तक जाना पड़ेगा, प्लांट्स का वो हिस्सा इकट्ठा करना पड़ेगा, या उसको वो खाएंगे तभी उनका पेट भरेगा या उनका नरिशमेंट मिलेगा। देन शेल्टर भी चाहिए, क्योंकि भाई आपने अपने आप को जिंदा तो रखा, लेकिन क्या 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 ये जरूरी है कि आप पूरे टाइम जिंदा ही रहोगे, क्योंकि आपके भी इस पूरे इन्वायरमेंट में आपके भी जो एनिमीज हैं वो तो हैं ही हैं, वो कभी भी आपको मार सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको शेल्टर चाहिए। सारे एनिमल्स को शेल्टर चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको ही सिर्फ शेल्टर चाहिए, आपको ही घर चाहिए। सभी एनिमल्स अपना शेल्टर बनाता है। बर्ड्स को देख लो तो वो नेस्ट बनाता है, और कोई एनिमल्स है उनका एक अपना एरिया वो सेफ गार्ड कर लेता है कि भाई हमें इधर ही रहना, जहाँ पे उनको कम खतरा होने का चांस है उधर वो रहता है। वो बहुत केव्स बनाते हैं, बहुत सारे तरीके के हैं, वो होल्स बनाते हैं, अपने अपने तरीके से वो एनिमल्स अपना शेल्टर ढूंढता है। ठीक है, उसके बाद है मूवमेंट के टाइप्स। मूवमेंट के टाइप्स की बात करें तो ऊपर जो आपने जितने कंडीशंस पढ़े हैं उसी के बेसिस पर आपके 3 तरह के मूवमेंट्स हैं। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, अभी जो हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन के केस में पढ़ रहे हैं। ये 3 तरह का है, पहला सीलियरी, दूसरा अमीबॉइड, एंड लास्ट वन इज द मस्कुलर। अब इन तीनों के बारे में आपको एक एक ऑर्गन का एग्जाम्पल बताते हुए हमें बताना है, फिर उसके बाद आगे अपन बात करेंगे। सीलियरी मूवमेंट बॉडी में कहाँ आपने आपको लगता है होता है? हाँ, ट्रैकिया में। अमीबॉइड मूवमेंट WBC, बहुत सही। मस्कुलर मूवमेंट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लिम्स के जितने मसल्स हैं वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री, वो आपके सारे मस्कुलर मूवमेंट ही हैं। देखो, सीलियरी मूवमेंट, it occurs in most of our internal organ which are lined by ciliated epithelium। ये epithelium का एक टाइप है जिसका आउटलाइन ciliated epithelium से बना हुआ है। मींस जिसके चाहे इंटरनल सरफेस की बात कर ले कोई ऑर्गन, या कोई उसके एक्सटर्नल सरफेस की बात कर ले, अगर उधर सीलिया है तो वो आपका सीलियरी मूवमेंट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मतलब उसका कंडीशन ये होना चाहिए कि उधर सीलिएटेड एपिथेलियम का होना मस्ट है। सीलिएटेड एपिथेलियम है देन इट कैन शो सीलियरी मूवमेंट। जैसे द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया हेल्प अस टू रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद एटमॉस्फेरिक एयर। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, रीजन असेसन के लिए ना बहुत परेशान करता है। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का, या रिदमिक मूवमेंट होता है सीलिया का ट्रैकिया में जो है। दिस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प्स टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स, सम फॉरेन सब्सटेंसेस जो आप एयर के साथ इनहेल करते हो। जैसे आप कोई बाहर निकलो, कई बार ऐसा हुआ होगा कि गंदी हवा अगर है, वो आपको दिखेगी तो नहीं, अगर वो आपकी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो तुरंत खांसी आना शुरू हो जाता है, कफिंग स्टार्ट हो जाता है। Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by ciliary movement। अगर आपको 10th में याद हो तो ओवरी आपका क्या एग रिलीज कर देती है ना। ओवरी से एग रिलीज होने के बाद वो किधर जाता है, इसके पास ही आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था, फेलोपियन ट्यूब, ऐसा कुछ बनाया था, है ना। तो ये जो एग है ये फेलोपियन ट्यूब में जाता है, एंड फेलोपियन ट्यूब की इनर वॉल इज आल्सो लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, एंड दिस सीलिएटेड एपिथेलियम हेल्प टू मूव एग टुवर्ड द यूटरस।
जो इधर आपका आगे यूट्रस है उधर ले आने में मदद करता है। कौन? सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। याद रहेगा एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल ही आपका सवाल है और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि सीलियरी मूवमेंट किधर है, तो इस स्ट्रक्चर में या इस ऑर्गन में कौन सा मूवमेंट होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, नहीं तो बात फिर आपकी गड़बड़ होती चली जाएगी। अमीबॉइड मूवमेंट, मुझे नहीं लगता इसको आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। कुछ आपके बॉडी में सेल्स हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। WBCs आप याद रख सकते हो। एंड इट इज इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जैसे अमीबा में इनका स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, इसकी वजह से इनके स्यूडोपोडिया बनते हैं एंड देन वो स्यूडोपोडिया की मदद से अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, लोकेशन अपना चेंज कर लेता है। अमीबॉइड मूवमेंट इसको हम बोलेंगे। एंड तीसरा जो है आपका मस्कुलर मूवमेंट के लिए आपको एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए होती है। किसकी? मस्कुलर, स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम। 3 सिस्टम की चाहिए आपको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आपको एक डिजायर्ड मूवमेंट या डिजायर्ड लोकोमोशन नहीं मिलेगा। क्या क्या? मसल्स, उसके बाद स्केलेटन एंड तीसरा न्यूरल आपका जो सिस्टम है। आप नर्वस सिस्टम के बारे में समझ चुके हो। नर्वस सिस्टम जैसा कमांड देता है, जो कमांड जैसे आपको मुझे हाथ ऊपर करना है तो वो कमांड आना पहले जरूरी है। एंड वो कमांड किस तक आना जरूरी है? मसल्स तक आना चाहिए। और मसल्स में वो चेंजेस होने जरूरी हैं जो आपके इस 4 लिम्ब में स्केलेटन को उस पोजीशन पे ला सके। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, तब जाके आपकी बॉडी डिजायर्ड लोकोमोशन कर पाती है, डिजायर्ड मूवमेंट कर पाती है। नहीं तो नहीं होता। नहीं होने का एग्जाम्पल छोटे बच्चे को देख लो, इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं है। उनका नर्वस सिस्टम अंडर डेवलपमेंट होता है, मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, बोन्स थोड़ी बहुत वो जब बन चुकी होती हैं तो वो बेचारा खड़ा होता है और गिर जाता है, इवन खड़ा भी नहीं हो पाता। चलने की तो बात छोड़ दो। जैसे जैसे उनका ब्रेन का कंट्रोल डेवलप होता है, मींस कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम, जब भी वो वेल स्टेबलाइजमेंट हो जाता है तो वो चलना शुरू कर देता है। और ये हम सब ने किया है, वो अलग बात है कि हमें याद नहीं है ना। तो वो चलने की कोशिश जो हमारी होती है, दैट इज एक्चुअली क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स। के लिए देखो एक नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज फॉर द लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय द ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मसल्स के पास यूनिक प्रॉपर्टी है वो है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अपना वॉल्यूम कम कर सकती हैं और वॉल्यूम बढ़ा सकती हैं मसल सेल्स, जैसे हम मसल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। मसल सेल्स को दूसरा नाम क्या बोलेंगे? मसल फाइबर्स। वो भी हम सारा स्ट्रक्चर डिटेल पे जाएंगे धीरे धीरे। तो वो बस इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, जैसे हम नर्वस सिस्टम को हम क्यों कहते हैं कि दे कैन सेंड इम्पल्सेस, दे कैन सेंड मैसेजेस, क्योंकि उनमें वो प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? इन रेस्टिंग कंडीशन दे आर इन द पोजिशन ऑफ पोलराइजेशन, है ना। अगर वो पोलराइज स्टेट में ना हो तो वो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कर ही नहीं सकता, इवन जनरेशन ऑफ इम्पल्स भी नहीं कर सकता। तो यहाँ मसल्स भी हमारा मूवमेंट इसलिए करवा सकता है बिकॉज दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। उनके पास जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो है क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना, मसल्स की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी यही है जो हमारे लोकोमोशन को डिजायर्ड चेंज करवा सकती है। मूवमेंट्स ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। इन सब के लिए हमारा मस्कुलर मूवमेंट की जरूरत है। क्या क्या? आपको अपने लिम्स